पूनम शीशे में देखकर खुद को निहार रही है। कितना सुंदर हार है ये। और वहाँ पर रखे हुए अन्य सजावट के सामान को इस्तेमाल करती रहती है। तभी वहाँ उसकी मामी और मासी आ जाती हैं। ओहो, क्या बात है, अपनी विदाई की तैयारी अभी से कर रही हो? हाँ वही तो, और एक हम लोग थे जो अपनी विदाई से डरा करते थे। आजकल तो नया जमाना है, लेकिन कोई नहीं, चलता है ये सब। पूनम को शर्म आ जाती है। अरे इसमें शर्माना क्या? हाँ नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है मामी मासी, मैं तो बस पहन कर देख रही थी। अच्छा चल, अब जल्दी से खाना खा ले, फिर शाम को शादी में भी तो जाना है ना। अरे हाँ मामी, बहुत सारा काम पड़ा है, चलिए जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, फिर उसके बाद अपना काम शुरू करते हैं। दरअसल आज पूनम के गांव में उसके किसी रिश्तेदार की शादी है और बस ये लोग उसी शादी के बारे में बात कर रहे हैं। आज तो हम शादी में बहुत मजे करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। ओहो, बस मौज मस्ती में लगी रहे, तू पढ़ाई मत करना। अरे तो क्या हुआ, जिंदगी में मौज मस्ती भी तो जरूरी है। अरे जरूरी है, लेकिन मस्ती के साथ पढ़ाई भी जरूरी है। मेरी पूनम को देखो कितनी तेज है पढ़ने में। अरे माँ, आप तो बस दीदी की तारीफ ही करती रहती है। वो पढ़ने में क्या अच्छी हो गई तो लगता है दुनिया ही जीत ली उन्होंने। क्या गार्गी, तुमने तो उसका मूड ही ऑफ कर दिया। वहाँ पूनम अपना लहंगा लेकर आती है। अच्छा मम्मी, मैं नीला वाला लहंगा पहनूं ना, सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है, तू तो एकदम परी लगेगी उसमें। रामकिशन और कल्याणी वहाँ से मुंह बनाकर चले जाते हैं। कल्याणी नाराज हो गई थी, इसीलिए रामकिशन उसे मनाने की कोशिश करता है। माँ हर वक्त दीदी की ही तारीफ करती रहती है, जैसे उनकी सौतेली बेटी मैं ही हूँ। अरे बेटा, तेरी माँ तो पागल है, तू उसे छोड़, मैं हूँ ना तेरे साथ। असल में पूनम के पापा और सौतेली बहन कल्याणी उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन पूनम की सौतेली माँ गार्गी अच्छी औरत थी। चल अब रूठ कर मत बैठ, जल्दी से तैयार हो जा, शादी में नहीं जाना क्या? जाना है ना, होती हूँ तैयार, दीदी से सुंदर लगना है मुझे। पूनम की मामी और मासी शादी में पहले ही जा चुकी थी। पूनम तैयार होकर आती है। मेरी बिटिया एकदम परी लग रही है, और आप इस परी की माँ हैं, तो इस रिश्ते से आप महान हुई, है ना माँ? भाई वाह पूनम, बड़ी होने के साथ काफी समझदारी वाली बातें करती है तू। तभी रेखा दौड़ कर आती है। अरे बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है, जल्दी चलो। क्या हुआ मामी, कुछ तो बताइए। बताने का समय नहीं है, बस आप लोग जल्दी से मेरे साथ चलो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। आखिर ऐसी क्या बात है, 3 घंटे बाद तो शादी होने वाली है। तभी तो कह रही हूँ, बस आप दोनों जल्दी चलो मेरे साथ पहले। ठीक है चलिए। और सभी लोग उस घर में जाते हैं जहाँ लड़की की शादी होने वाली थी। उस घर में दुल्हन के मम्मी पापा के अलावा दूल्हे के पापा साहिल और मम्मी पवित्रा और एक दादी माँ थी, लेकिन दूल्हा दुल्हन कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। लड़के वाले बहुत अमीर हैं और गांव के काफी बड़े जमींदार हैं। वहाँ सब लोग बहुत उदास और परेशान थे। अरे रेखा, क्या हुआ, कुछ तो बताओ अब। बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है, अब आप लोग ही इसमें कुछ कर सकते हैं। मुश्किल? कैसी मुश्किल मासी? हाँ, अब केवल आप ही दोनों हैं जो इस मुश्किल हालात में इनकी मदद कर सकते हैं। रामकिशन जी, मेरी मदद करिए। कैसी मदद ठाकुर जी, आप तो इतने बड़े हैं हमसे, हम छोटे लोगों से क्या मदद चाहिए आपको भला? दुल्हन भाग गई है और अब शादी का मुहूर्त भी आ चुका है। ठाकुर जी की इज्जत अब आपके हाथ में है। हाँ रामकिशन जी, हम चाहते हैं कि आप अपनी बेटी का विवाह हमारे बेटे से करवाइए और उसकी विदाई यहाँ से ही कर दीजिए। और रामकिशन जी और गार्गी जी, आप दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, आपकी बेटी हमारे घर में बहुत खुश रहेगी, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। दूसरी ओर सभी ये बात सुनकर बिल्कुल भौचक्के हो रखे हैं और बिल्कुल सुन्न पड़ चुके हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, पवित्रा जी ने कहा ना, आप दोनों की बेटी बहुत खुश रहेगी। लेकिन ये कैसे संभव है? ना मैंने दूल्हे को देखा है और ना दूल्हे ने मुझे देखा है। अरे तो क्या हुआ बेटा, तू ये सोच कि तू इतने बड़े घर में जाएगी, अरे कितनी खुश रहेगी तू वहाँ। तभी दूल्हे के पापा रामकिशन को एक तरफ ले जाकर उनके कानों में कोई बात करते हैं और रामकिशन बहुत खुश हो जाता है। हाँ, तेरी मासी बिल्कुल सही कहती है बेटा, तेरी शादी यहीं होगी। अरे चुप हो जाइए आप लोग, आप सबको पता भी है कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। अरे गार्गी, वैसे भी पूनम की शादी कभी ना कभी तो होगी ही ना, कहीं ये भी ना घर से भाग जाए, वक्त रहते ही कर देते हैं इसीलिए। लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं, ये सब सही नहीं है। मुझे कोई सवाल जवाब नहीं चाहिए। वो बहुत मना करती है, लेकिन सब गार्गी को समझाने में लग जाते हैं। एक और रेखा और दिव्यानी और दुल्हन की दादी माँ पूनम को समझाने में लगे हुए हैं और दूसरी ओर दुल्हन के माँ बाप बेचारे बहुत परेशान हैं। पूनम रोने लगती है। मम्मी, मैं क्या करूँ?
तू चिंता मत कर बेटा, सब ठीक होगा, तू इस शादी के लिए मान जा। दरअसल रामकिशन ने गार्गी को डरा दिया था, ये कहकर कि अगर पूनम की शादी नहीं हुई तो वो अपनी जान ले लेगा, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया समधन जी, मुबारक हो समधे जी, आइए गले लग जाइए। बेचारी पूनम को इस बार भी समझौता करना पड़ रहा है। चलो बच्चों, जल्दी से पूनम को तैयार करो। सभी लोग पूनम को तैयार करने में लगे हुए हैं और रेखा और रामकिशन कोने में खड़े होकर बात कर रहे हैं। जीजा जी, आपका प्लान तो बड़ा दमदार था, इंसान को चालाकी तो आपसे सीखनी चाहिए। अब यहाँ पर एक राज खुलता है और वो राज ये था कि ये सारा प्लान रामकिशन का ही था। उसको पता था कि ऐसे ही शादी करने के लिए नहीं मान जाएगी, इसीलिए उसने दुल्हन से समझौता किया। लेकिन रामकिशन उसी लड़के से पूनम की शादी क्यों करवाना चाहता था, ये आपको हम थोड़ी देर में बताएंगे। मुझे पता था कि दुल्हन मेरे पड़ोसी राजू से प्यार करती है, इसलिए मैंने उसकी मदद करी भागने में। अब क्योंकि मैंने उसकी मदद करी, इसीलिए उसने मेरी मदद करी। अच्छा प्लान है जीजा जी। मैंने उससे कहा कि शादी के दिन भाग जाना और तुम्हारी जगह मेरी बेटी पूनम उससे शादी कर लेगी। देखा मैं कितना शातिर हूँ। वो तो आप हैं जीजा जी। बस ऐसे ही नाटक करते रहो, हमारा बहुत सारा खर्चा बचता रहेगा। देखा कैसे करवा दी ना फ्री में शादी मैंने, दहेज भी नहीं देना पड़ेगा और ऊपर से पैसा ही पैसा मिलेगा। क्या दिमाग पाया है आपने, वाह वाह वाह। वहीं दूसरी ओर गार्गी बेचारी परेशान है और दुखी होते हुए अपनी बेटी को सजा रही है। थोड़ी देर बाद मंडप को बड़ा सुंदर सजाया गया है। अब दुल्हन मंडप में आकर बैठ जाएं। दूल्हे अनुज को उसका छोटा भाई पृथ्वी, उसकी चाची, चाचा और माँ पकड़कर लाते हैं। अनुज उछलते कूदते वहाँ आता है। ये देखकर वहाँ उपस्थित सभी घराती बाराती अचंभे में पड़ जाते हैं। आज मेरी शादी है ना, मेरी गुड़िया रानी मिलेगी मुझे। हाँ हाँ, तुझे गुड़िया रानी मिलेगी तेरी, इसके लिए पहले तुझे मंडप में बैठना होगा। लेकिन मुझे पहले अपनी गुड़िया को देखना है, तभी मैं बैठूंगा, नहीं तो नहीं बैठूंगा। बस कह दिया तो कह दिया। बेटा ऐसी जिद मत कर, अरे आ जाएगी तेरी गुड़िया। पापा ने तो बड़ा अच्छा लड़का ढूंढा है पूनम दीदी के लिए, अब मजा आएगा जब दीदी अपने दूल्हे राजा को देखेंगी। मुहूर्त निकलता जा रहा है, बेटा बैठ जाओ। मैं सबसे गुस्सा हो गया हूँ। पंडित जी, आप खेलोगे मेरे साथ खेल, मुझे गुड़िया दो। सभी हंसने लगते हैं। उसके जिद करने पर दुल्हन को बुलाया जाता है तो पूनम अपनी माँ के साथ आती है। तुम मेरे साथ खेलोगी ना छुपन छुपाई, चलो खेलते हैं। पूनम की आंखों से आंसू आ रहे थे और एक पल को उसे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा था। बेटा अभी तुम्हारी शादी है, बाद में खेलना। अनुज गुस्सा होकर यहाँ वहाँ हाथ पैर पटकने लगता है, जिससे पूनम की चुनरी सिर से हट जाती है। ये सब देखकर पूनम और गार्गी हैरान थी और उनको पता लग जाता है कि अनुज एक पागल लड़का है। रुक जाइए। तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि पूनम को ना चाहते हुए भी शादी के लिए हाँ करनी पड़ी थी और ये सारी चाल उसके पिता रामकिशन की थी। उसने पहले ही दुल्हन के साथ समझौता कर लिया था। वहीं शादी के मंडप में पूनम और बाकी लोगों को पता चलता है कि दूल्हे की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि दूल्हा तो शादी में अजीब अजीब हरकतें भी कर रहा है। अब आगे। चुप रहो पूनम। पापा, ये लड़का तो पागल है, ये आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? रामकिशन पूनम के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके कान में बोलता है, तू चाहती है कि मैं मर जाऊं? नहीं पापा, ऐसा नहीं है। तो चुपचाप बैठ जा और शादी होने दे। बेचारी पूनम मन मारकर बैठी रहती है और अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही होती है। वहीं दूसरी ओर अनुज बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है। वो कभी अपनी माला उतार के फेंक देता और कभी कोई रस्म करने से मना कर देता। अनुज चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो हम तुम्हारी शादी नहीं करवाएंगे। नहीं नहीं चाची जी, ऐसा मत करिए, अब मैं चुपचाप बैठूंगा, प्रॉमिस। प्रॉमिस ना, ठीक है। फेरे चल रहे थे और तभी पूनम दूर से देखती है कि रामकिशन दूल्हे के पापा से काफी सारे पैसे लेकर एक बैग में डाल रहा है। मतलब पापा ने मेरी शादी के बदले पैसे लिए हैं? छी! ये सब देखकर पूनम को बहुत दुख होता है। कुछ वक्त बाद शादी की सारी रस्में पूरी हो जाती हैं। अब विदाई का समय आ गया है, रस्म के लिए दुल्हन के पिताजी को बुलाया जाए। लेकिन रामकिशन तो कहीं गायब हो गया था, वो भी जानबूझकर, ताकि उसे पूनम की विदाई न करनी पड़े। रुकने का समय नहीं था क्योंकि अनुज बहुत परेशान कर रहा था। अच्छा पंडित जी, जल्दी जल्दी कर दीजिए। जीजा जी तो अभी नहीं आने वाले, आप पूनम को बिना विदाई के ही भेज दीजिए। गार्गी और पूनम को ये जानकर काफी दुख होता है
कि बिना विदाई किए ही पूनम को ससुराल भेजा जा रहा है, लेकिन वो दोनों कुछ भी नहीं कर पाती। अपना ख्याल रखना बेटा, हिम्मत मत हारना, तेरे साथ मैं हूँ हमेशा और ईश्वर भी है। गार्गी पूनम को गले लगा लेती है। पूनम उस समय बहुत रोती है। अनुज भी उसे देखकर बच्चों की तरह रोने लगता है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी दीदी। मुझे भी, मैं तुम सबको बहुत याद करूंगी। और उसके बाद पूनम अपने ससुराल चली जाती है। थोड़ी देर बाद, बेटा, तुमने मेरे बेटे से शादी करके हम पर बहुत मेहरबानी की है। पता नहीं इसका शुक्रिया अदा मैं तुमसे कैसे करूं। ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कोई एहसान नहीं किया, शायद नियति को यही मंजूर था। आप लोग परेशान मत होइए। तुम बहुत अच्छी बेटी हो। और इतना कहकर उसके सिर पर हाथ रखता है। वहीं दूर से पवित्रा और अनुज की चाची करिश्मा देख रही थी। इनको बड़ी पड़ी है, बड़ा गए हैं इसका शुक्रिया अदा करने। अरे बल्कि एहसान तो हमने किया जो इतने बड़े घर में इसको लेकर आए। और क्या, आप बिल्कुल सही कहती हैं। अगले दिन सुबह 8 बजे पूनम सो रही होती है। पवित्रा उसके कमरे में आती है। चल जरा, किचन में कुछ काम है। पूनम जल्दी से उठती है और पल्लू सिर पर रखती है। अरे इतनी सुबह हो गई, मुझे पता नहीं चला, माफ कीजिएगा माँ जी। हाँ कोई नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना, हम लोग रोज सुबह 5 बजे उठ जाया करते हैं। अनुज हमेशा 9 बजे उठता है। जी माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। पूनम अनुज को खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन अनुज खाना खाते समय बहुत नाटक करता है। मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे पहले खेलने जाना है। अनुज जी, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, और अगर आप बीमार पड़ गए तो बिल्कुल भी नहीं खेल पाएंगे। सच्ची? हाँ, तो क्या आप चाहते हैं आप बीमार पड़ जाएं और ना खेल पाएं? नहीं नहीं, मुझे बीमार नहीं पड़ना है। ठीक है, मैं खाना खाऊंगा। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। चलिए अपना मुंह खोलिए। पवित्रा वहाँ आती है और पूनम को कुछ दवाइयाँ देती है। पूनम, ये दवाइयाँ हैं इसकी, इसको टाइम से खिला देना। जी माँ जी। अच्छा, तो अनुज खेलने की जिद कर रहा है, इसे बाहर ग्राउंड में ले जाओ और थोड़ी देर बाद वापस आ जाना। जी माँ जी। तो पूनम अनुज को पहले दवाई खिलाती है और उसको लेकर ग्राउंड में चली जाती है। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ 11 साल के, कुछ 12 साल के, तो कुछ 15 साल के। अरे अनुज, तुम आ गए, अच्छा है, चलो क्रिकेट खेलते हैं। रवि अनुज का दोस्त था और वो हमेशा उसकी मदद किया करता था। वो बाकी बच्चों की तरह अनुज का मजाक नहीं उड़ाता था। अब मैं बैटिंग करूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं अनुज, करो करो। अनुज बड़ी मुश्किल से टेढ़ा मेढ़ा गेम खेलता है और बैटिंग करने की कोशिश करता है कि तभी अचानक से एक जोर की बॉल आती है और अनुज के सिर पर लग जाती है। अनुज दर्द से चिल्लाने लगता है। पूनम डर जाती है और अनुज को संभालती है। अरे क्या हुआ, ज्यादा दर्द हो रहा है, हे भगवान किसने किया ये? पूनम जल्दी से कॉल करके अपनी सासू माँ को बुलाती है। अनुज के माता पिता और चाची वहाँ पहुँचते हैं। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर पवित्रा बहुत गुस्सा करती है। एक काम दिया था वो भी सही से नहीं हुआ तुमसे। लेकिन आंटी, पूनम भाभी ने कुछ नहीं किया है। हे भगवान, ये क्या हो गया? तुम सब चिंता मत करो, मैंने डॉक्टर को बुला लिया है। अनुज को जल्दी घर लेकर चलो। जल्दी से सभी लोग अनुज को घर ले आते हैं। पवित्रा और करिश्मा पूनम को बहुत सुनाती हैं। बेचारी पूनम बस आंखों में आंसू लेकर रह जाती है, लेकिन उसके बचाव में साहिल बोलता है। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं और अनुज की मरहम पट्टी करके वहाँ से चले जाते हैं। देखो पवित्रा, इस बात के लिए तुम पूनम को बार बार दोष मत दो, क्योंकि हमें भी नहीं पता और उसे भी नहीं पता कि ये सब किसने किया। बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। थोड़ी देर बाद, भाभी मुझे पता है कि आप बहुत उदास हैं, क्योंकि माँ ने आपको बहुत कुछ कहा ना। अरे नहीं देवर जी, ऐसी कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो चलता है। आप चिंता मत करिए भाभी जी, मैंने अपनी मम्मी को समझाया है। दरअसल उन्हें ज्यादा बोलने की आदत है, वो पहले से ही ऐसी है, लेकिन दिल की अच्छी है। हाँ देवर जी। पृथ्वी पूनम से बात कर ही रहा होता है कि उसके फोन पर कॉल आता है और फोन पर गुड्डी लिखा हुआ था। पूनम वो नाम देख लेती है। अरे गुड्डी तो मेरी छोटी बहन का नाम है। हाँ भाभी, मैं आपकी छोटी बहन से प्यार करता हूँ, मैं उसी से ही शादी करूँगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ भाभी। हाँ हाँ जरूर जाइए। खैर कुछ दिन बीत जाते हैं और वहीं बेचारी पूनम अनुज का सारा काम संभाल रही थी। उसे इन सभी चीजों की आदत नहीं थी, इसीलिए वो काफी परेशान भी हो चुकी थी, लेकिन मजबूर थी। तभी एक रात 10 बजे, चलिए अनुज जी, बहुत देर हो गई, अब दवाई खा लीजिए। अनुज उस समय टीवी में गेम खेल रहा होता है। अरे मुझे गेम तो खत्म करने दो पहले, और वैसे भी ये दवाई बहुत कड़वी है। दरअसल अनुज को 4 दिन से कोई दवाई नहीं खिलाई जा रही थी। उसका टेस्ट काफी कड़वा था। अनुज जी,
मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अगर आप दवाई नहीं खाएंगे तो आप जल्दी ठीक नहीं होंगे। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना है। मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो? मैं तुम्हें मार दूंगा। अनुज जी ऐसी बातें नहीं करते हैं, चलिए दवाई खा लीजिए। पूनम उसे बहुत मनाती है लेकिन अनुज नहीं मानता और थोड़ी देर बाद बहुत गुस्सा हो जाता है। अनुज गुस्से में रिमोट पूनम की तरफ फेंक देता है। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। पूनम बचने की कोशिश करती है लेकिन फिर भी उसके सिर पर थोड़ी सी लग जाती है। उसके आंसू निकल जाते हैं और वो तुरंत बालकनी में जाकर रोने लगती है। हे प्रभु, ये मेरी कैसी परीक्षा है, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, कुछ करिए प्रभु। आधी रात के वक्त पूनम को नींद नहीं आ रही थी कि तभी अचानक से उसे कोई आवाज आती है। पूनम खड़े होकर चेक करती है, ये आवाज तो मम्मी के बगल वाले कमरे से आ रही है। पूनम वहाँ चुपके से दरवाजे से देखती है। वो देखती है कि पवित्रा अनुज की दवाइयों को किसी दूसरी दवाइयों से बदल रही थी। वो अनुज की असली दवाइयों की शीशियों को खाली करके दूसरी दवाइयों को भर रही थी। आखिर माजरा क्या था? आखिर ये सब क्या कर रही है माँ जी? तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि पूनम बेचारी की जिंदगी में परेशानियों का जैसे तूफान उठ पड़ा है और न जाने किस अनजान शख्स ने अनुज के सिर पर बॉल भी मारी थी। वहीं रात में पूनम देखती है कि पवित्रा अनुज की दवाइयों के साथ कुछ हेर फेर भी कर रही थी। आखिर क्यों? अब आगे पूनम चुपके से पवित्रा को देख रही है लेकिन उसे कुछ बोल नहीं पाती और चुपचाप अगले दिन का इंतजार करती है। पूनम अनुज के साथ बैठकर गुड्डे गुड़िया का खेल खेल रही है। पूनम, दिन के 1 बज गए हैं, तुमने ध्यान से अनुज को उसकी दवाई दे दी ना? जी माँ जी, मैंने सारी दवाइयाँ दे दी हैं। अच्छा, तुम अनुज का ध्यान रखना, मैं बाजार जा रही हूँ। ठीक है माँ जी। पवित्रा वहाँ से चली जाती है। तभी पूनम तकिए के नीचे छुपाए हुए दवाई को निकालती है। दरअसल पूनम इन दवाइयों को अनुज को नहीं खिलाना चाहती थी क्योंकि उसे पवित्रा पर शक था। अभी मौका है, जल्दी से माँ जी के कमरे में जाती हूँ और दवाइयों की फोटो खींच लेती हूँ। वहाँ पर वो दवाइयाँ भी होंगी जिन दवाइयों से माँ जी ने अनुज की दवाइयाँ बदली हैं। पूनम वहाँ से जाने लगती है। तभी अनुज उसका पल्लू पकड़ लेता है। ओए तुम किधर जा रही हो? अभी आती हूँ। नहीं 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 जाना, खेलो मेरे साथ। अनुज आप बैठकर ड्राइंग बनाओ, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है? अच्छी बनी तो मैं आपको चॉकलेट दूंगी। सच्ची में? ठीक है, तो मैं बहुत ही अच्छा बनाऊंगा, देखना तुम मेरी गुड़िया रानी। और पूनम जल्दी से जाकर पवित्रा के कमरे में रखी हुई उन दवाइयों को देखने लगती है और उनकी फोटो भी खींच लेती है। ये दवाइयाँ तो बिल्कुल अलग हैं, अब मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। तभी वहाँ चाची आती हैं और ताली बजाने लग जाती हैं। वाह वाह वाह, तुम तो जासूसी भी करने लगी, बहुत बढ़िया। ऐसा कुछ नहीं है चाची जी, मैं तो बस अनुज की दवाइयाँ चेक कर रही थी। चुप कर, एक तो चोरी करने आती है और ऊपर से झूठी झूठी बातें बनाती है। ऐसी कोई बात नहीं है, सच में। चाची जल्दी से दवाइयों की टैबलेट्स को छीन लेती हैं। इसके बाद पूनम को वो न जाने क्या क्या सुनाती हैं। खैर पूनम को अनुज की चिंता थी, इसलिए वो उन दवाइयों के बारे में पता करने के लिए जल्दी से मेडिकल स्टोर पर जाती है। मैडम, ये दवाइयाँ मेंटल पेशेंट को ठीक करने के लिए नहीं बल्कि और खराब करने के लिए हैं। आप सच कह रहे हैं ना? आपने अच्छे से देख तो ली ना? अरे हाँ मैडम, मैं आपको क्यों गलत बताऊंगा, हमारा रोज का काम है। ये बात जानकर पूनम के होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पवित्रा ये सब कर रही है। इसका मतलब ये है कि माँ जी ये नहीं चाहती कि अनुज ठीक हो जाए, पर ऐसा क्यों? पूनम को उस समय अनुज के लिए बहुत बुरा लगता है और वो ठान लेती है कि वो अनुज को ठीक करके ही रहेगी। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और पूनम इस बीच अनुज की बहुत देखभाल करती है और उसे सही दवाई भी खिलाती है। अब देखना अनुज जी, मैं आपको ठीक करके ही रहूंगी। 2 दिन बाद पूनम अपने कमरे में होती है और उसको पवित्रा की ऊंची ऊंची आवाज आती है। अरे अब मम्मी जी को क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों बोल रही हैं? पूनम बाहर आती है और देखती है कि पृथ्वी ने उसकी सौतेली छोटी बहन कल्याणी से शादी कर ली है। अरे पृथ्वी, तुझे इतना समझाया था फिर भी तू नहीं समझा। माँ कल्याणी बहुत अच्छी है। देखिए पूनम भाभी भी तो कितनी अच्छी है, कितना ख्याल रखती है भैया का। तो सोचिए उसकी बहन भी तो अच्छी होगी। तू चुप कर, ज्यादा मत बोल। अरे पवित्रा, अब तो शादी हो चुकी है, अब तो दोनों को अपना लो। सुनिए जी, हमेशा आप जैसा कहेंगे वैसा नहीं होने वाला, ठीक है ना? इसके बाद घर में खूब बहसबाजी होती है और पवित्रा को ना चाहते हुए भी अपने पति की बात माननी पड़ती है। कोई शर्म लिहाज तो है नहीं, मुंह उठाकर शादी कर ली, ना पूछा ना बताया। बस भी करो अब, वो घर की बहू बन चुकी है।
पृथ्वी और कल्याणी की शादी के 2 दिन बाद पूनम काफी खुश है क्योंकि कल्याणी की आज मुंह दिखाई है। वो एक नई साड़ी लेकर कल्याणी के रूम में जाती है। कल्याणी उस समय अपनी दोस्त कृतिका से फोन पर बात कर रही है। देखा ना कृतिका, तूने कितने बड़े घर में मेरी शादी हुई है। मानना पड़ेगा, मैं तो बहुत लकी हूँ। अरे तुम्हारी दीदी पूनम की शादी भी तो उसी घर में हुई है। अरे कृतिका, तूने भी क्या बात कर दी। वो पागल है पागल। कहाँ वो और कहाँ मेरा पति पृथ्वी, हैंडसम, स्मार्ट और इंटेलिजेंट। अच्छा सही है फिर तो। पूनम दूर से खड़ी होकर ये सब बात सुन रही है और उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तभी कल्याणी पूनम को देखती है। अरे दीदी आप। हाँ, मैं तेरे लिए ये साड़ी लेकर आई थी, ये लो पहन लेना इसे। थैंक यू सो मच दीदी। थोड़ी देर बाद मुंह दिखाई का फंक्शन शुरू होता है और घर में काफी लोग आते हैं। शाम को फंक्शन खत्म हो जाता है। 1 महीने बाद अनुज की तबीयत थोड़ी सुधरने लगती है। पूनम ये लो चाय पियो, देखो कैसी बनी है, मैंने बनाई है। क्या अनुज, वाकई में ये आपने बनाई है? हाँ पूनम, मैंने ही बनाई है। पूनम खुशी से अनुज को गले लगा लेती है और फिर खुद ही शर्मा जाती है। अरे अनुज, मैं तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। अरे तो क्या हुआ, तुम तो मेरी गुड़िया रानी हो ना। तभी कल्याणी वहाँ आती है। ये सब देखकर वो बहुत जलती है क्योंकि उसने तो सोचा था अनुज के पागलपन से पूनम दुखी होगी, लेकिन यहाँ पर तो एकदम उल्टा ही हो रहा था। दीदी किचन में चलिए, बहुत सारा काम है, मेहमान आने वाले हैं। मेहमान? पर क्यों, आज क्या है? पता नहीं, चाची जी कह रही थी। तो पूनम और कल्याणी किचन में आ जाती है। आज बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, खाना समय पर बना देना। दरअसल पवित्रा और करिश्मा ने जानबूझकर बहुत सारे मेहमानों को घर में बुला लिया था ताकि दोनों बहनें परेशान हो जाएं। दोनों बहनें काम शुरू करती हैं, लेकिन कल्याणी को तो घर का कोई काम ढंग से आता ही नहीं था। अरे कल्याणी देखो, सब्जी जल गई। ओहो, अब मैं क्या करूं, टाइम भी कम बचा है। दूसरी ओर पूनम दूसरी सब्जी चखती है और थूक देती है। अरे कल्याणी, इसमें तो बहुत ही ज्यादा नमक हो गया है। अब क्या करें? चिंता मत करो, मैं जैसा जैसा कहती हूँ वैसा करो, सब ठीक हो जाएगा। और इसके बाद पूनम बड़ी समझदारी से कल्याणी को समझाते हुए सारा काम खत्म कर देती है। कल्याणी को एहसास होता है कि पूनम दीदी के बगैर वो बहुत सारे काम नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन का शुक्रिया अदा नहीं करती। अच्छा है दीदी मेरा काम कर रही हैं, मुझे करना ही नहीं पड़ेगा। कुछ दिन बाद पवित्रा और करिश्मा पूनम के कमरे में आती हैं। उस समय अनुज, पृथ्वी और साहिल बाहर घूमने गए हुए थे। मुझे पता है तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल चुकी है और तुम्हारे इस इलाज के कारण ही अनुज ठीक हो रहा है। आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए माँ जी। ये जो तुम कर रही हो ना, ये सब बंद कर दो और मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना सही नहीं होगा। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं ससुर जी को सब बता दूंगी अगर आपने मुझे रोका तो। करिश्मा जोर से पूनम को थप्पड़ मारती है। तो हमारी शिकायत करेगी? तुझे पता है तेरे ससुर को दिल की बीमारी है? सोच, अगर उन्हें ये पता चला तो उन्हें कितना नुकसान पहुँचेगा। मारना चाहती है क्या तू उनको? और तू जानना चाहती है ना कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? तो सुन, मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अनुज की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। पर अनुज ने ऐसा क्या कर दिया? साहिल का सारा ध्यान अनुज पर था, उसकी वजह से वो मुझे भूल ही गए और मुझे पूरी दुनिया के सामने जलील होना पड़ता था। न जाने क्या क्या सुनाया जाता था मुझे। बस इसलिए अनुज को इस घर से निकालने के लिए, उसे और पागल बनाने के लिए ये सब किया। तो इसमें अनुज की क्या गलती थी? अगर उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी तो मेरी भी क्या गलती? मैं किस बात की सजा भुगतूं? तभी अनुज बाकी लोगों के साथ घर आता है और पृथ्वी एक बुरी खबर सबको बताता है। तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि पूनम अनुज का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है, जिसके कारण उसकी दिमागी हालत अब धीरे धीरे सही होने लगी है। अब अनुज बच्चों की तरह जिद भी नहीं करता था। इसी बीच पवित्रा को ये बात पता चल जाती है कि पूनम को उसके बारे में सब कुछ पता है। अब आगे जैसे ही पृथ्वी बाकी लोग के साथ घर आता है, वो काफी परेशान होता है और उसके हाथ भी थोड़े जख्मी होते हैं। बेटा क्या हुआ, चोट कैसे लगी? माँ आज बहुत बुरा हुआ। कैसी बात कर रहा है बेटा, क्या हुआ बता। आज भैया को बचाने के चक्कर में मुझे बहुत चोट लग गई। हम लोग डॉक्टर के यहाँ से आ रहे हैं। पृथ्वी के पापा, आखिर क्या बात हुई बताइए। हम लोग जहाँ घूमने गए थे वो थोड़ी पहाड़ी की ऊंचाई पर पड़ता है। अनुज वहीं पर खड़ा था कि अचानक से उसका पैर फिसल गया। लेकिन पापा मेरा पैर नहीं फिसला था, किसी ने मुझे धक्का दिया था। बेटा तो कब से यही बात कही जा रहा है, वहाँ पर हमारे अलावा कोई था ही नहीं। दरअसल अनुज बचपन में पहले हमेशा ऐसे ही दूसरों पर इल्जाम लगाया करता था, इसीलिए सभी को लगा कि अनुज झूठ बोल रहा है क्योंकि उसकी दिमागी हालत सही नहीं थी। हालांकि अब अनुज की दिमागी हालत काफी हद तक सही हो चुकी थी, लेकिन फिर भी कोई उस पर यकीन करने को तैयार नहीं था।
अरे मेरे बेटे, तू ठीक है ना? अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं जिंदा कैसे रहती? पवित्रा ऐसा नाटक करती है कि उन सबको यही लगता है कि वो अनुज से बहुत प्यार करती है और उसे अनुज की बहुत चिंता है। अच्छा पृथ्वी, चलो मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। जी हाँ, आप लोग जाइए और आराम कीजिए। वहीं पूनम भगवान को धन्यवाद करती है कि किसी को कुछ नहीं हुआ। रात के वक्त पवित्रा किचन में पूनम के पास जाती है। तो क्या सोचा तूने कि तू मुझसे जीत जाएगी? हार और जीत तो वहाँ होती है जहाँ दो दुश्मन लड़ते हैं, लेकिन आप मेरी दुश्मन नहीं है माँ जी। देखना, एक दिन आपको एहसास हो जाएगा कि अनुज आपसे कितना प्यार करते हैं। पूनम की ये बात सुनकर पवित्रा मुंह बनाती है और वहाँ से चली जाती है। कल्याणी और पूनम बाजार में सब्जी खरीद रही हैं। पालक ले ली, मूली ले ली, बैगन ले लिया, गोभी और भिंडी भी सब ले लिया है। अब चलते हैं। हाँ, सब ले लिया, अब घर चलते हैं। उफ, ओ ये क्या है? तूने तो पूरी सड़ी हुई पालक ले ली है। ला निकाल, वापस कर दूं इसे अभी। अरे छोड़ो ना, आप तो मेरी बेइज्जती करवा रहे हो बस। अरे इसमें बेइज्जती वाली क्या बात है? ला जल्दी ला। और इस तरह पूनम सब्जी वाले से पालक बदलवा लेती है। कल्याणी को ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे लगता है कि पूनम खुद को बेस्ट समझती है। आपको लगता है कि सब काम आपको ही आता है, बाकी हम सब निकम्मे हैं यहाँ। अरे नाराज क्यों हो रही है? फ्री में थोड़ी ना ली है सब्जी। और इसके बाद दोनों वहाँ से निकल जाती हैं। तभी एक सुनसान रास्ते में जाते वक्त एक गाड़ी उनके पास रुकती है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और उसमें से मुखौटा पहने हुए दो आदमी निकलते हैं। वे लोग कल्याणी को खींचकर गाड़ी के अंदर डालने लगते हैं। उसे छोड़ दो, उसे कुछ मत करो। चुपचाप खड़ी रह। देखो, उसे छोड़ दो, उसको कुछ मत करो। मैं तुम लोगों के साथ चलती हूँ। तुम लोग जैसा बोलोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी बहन को कुछ मत करो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तेरी एक ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। और वे गुंडे कल्याणी को छोड़कर पूनम को पकड़कर ले जाते हैं। और इस तरह कल्याणी को समझ आता है कि पूनम दीदी वाकई में उससे बहुत प्यार करती हैं। दीदी, ये आपने क्या किया? मेरे लिए अपनी जिंदगी दाव में लगा दी। कल्याणी रोते रोते घर जाती है और सबको ये बात बताती है। पूनम का देवर और उसके ससुर बहुत परेशान हो जाते हैं। जल्दी चलो, हमें पुलिस कंप्लेंट करनी होगी। इसका मतलब ये है कि उस दिन अनुज भैया को भी किसी ने उस पॉइंट हिल में मारने की कोशिश की थी। इसके बाद सभी लोग पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करवाते हैं। 2 दिन बाद साहिल को एक कॉल आता है। क्यों, याद आया कुछ? मेरी आवाज पहचान रहा है तू? आखिर कौन हो तुम? क्या चाहते हो? तुझे ऐसे परेशान होता हुआ देखकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है, सच में। आखिर है कौन तू? तभी वो आदमी एक गाना गाने लग जाता है। मुन्ना माँ का दुलारा है, तू इस घर का चांद टुकड़ा। तू? मैं तुझे पहचान गया। तू बल्लू है, हमारे घर का नौकर। दरअसल पहले बल्लू ही अनुज के लिए ये गाना गाया करता था। तभी पवित्रा उससे फोन छीन लेती है। अरे तू मुझसे बात करना, क्या चाहिए तुझे? अभी तक तेरी अकड़ नहीं गई है तो सुन ले, मुझे पूरे 1 करोड़ रुपए चाहिए। नहीं दूंगी, क्या कर लेगा? तू मुझसे पूछ रही है कि मैं क्या करूँगा? तुझे पता है मैं क्या करूँगा? सबसे पहले तेरी बहू को मारूंगा, फिर उसके बाद बल्लू एक वीडियो भेजता है जिसमें उसने पूनम को बांध रखा है और काफी प्रताड़ित कर रहा है। फिर से बल्लू कॉल करता है। अब बता, क्या चाहते हो तुम लोग? छोड़ दो उन्हें, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। तो पैसे का इंतजाम करो तुम लोग। 2 दिन का मौका देता हूँ, और हाँ, पैसे देने पृथ्वी ही आएगा। और फोन कट जाता है। कल्याणी बहुत रोती है। चिंता मत कर बेटा, हम कुछ करते हैं। पृथ्वी के पापा, आपको याद है ना वो दिन जिस दिन बल्लू का बेटा पप्पू, पृथ्वी और अनुज खेल रहे थे और हाँ, और गलती से बल्लू के इकलौते बेटे की आंख में इन दोनों की वजह से चोट लग गई थी, जिससे वो अंधा हो गया था। इसी बात का बदला ले रहा है वो। कहीं वो पृथ्वी को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा ना? लेकिन क्या करें, उसे जाना ही होगा, नहीं तो पूनम को वो लोग नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई हमारे घर को। पृथ्वी अकेले नहीं जाएगा, मैं भी जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो पवित्रा? अगर हमने जरा से भी गलती करी ना तो बल्लू किसी को भी नहीं छोड़ेगा। वहीं अनुज बार बार पूनम के बारे में पूछता है, लेकिन कल्याणी कोई न कोई बहाना बना देती है। अब अनुज की दिमागी हालत थोड़ी ठीक हो चुकी थी, इसलिए उसने अब हालात को समझना शुरू कर दिया था और अब वो बच्चों की तरह जिद नहीं करता था। थोड़ी देर बाद करिश्मा और पवित्रा बात कर रहे हैं। इस पागल की वजह से मेरे बेटे की जान खतरे में आ गई। सही कहती हैं आप। करिश्मा तो पवित्रा की हर गलत बात में
हाँ में हाँ मिलाती रहती थी। 2 दिन बाद पृथ्वी पैसा लेकर बल्लू के बताए हुए ठिकाने पर पहुंचता है। बहुत बढ़िया, आखिर पैसा ले ही आए। भाभी कहाँ है? अरे मिल जाएगी तेरी भाभी, चिंता मत कर। पहले भाभी को दिखाओ और यहाँ लाओ। बल्लू सीटी बजाता है तो उसके 2 गुंडे पूनम को पकड़कर बाहर लाते हैं। पुलिस को तो साथ में नहीं लाया है ना तू? अगर ऐसा हुआ ना तो तुझे और तेरी भाभी को छोड़ूंगा नहीं मैं। मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला ही आया हूँ, चाहो तो चेक कर लो। चल ठीक है, पहले मुझे पैसे चेक करने दे। वहीं दूर से ये सब एक औरत देख रही थी जिसने अपना पूरा चेहरा ढक रखा था। उस समय उसकी आंखों में आक्रोश था, साथ ही उसके हाथ में एक बंदूक भी थी। आखिर कौन थी ये औरत, जानेंगे हम अगले एपिसोड में। दूसरी तरफ बल्लू पैसा चेक कर लेता है। चल छोड़ दे पूनम को, जाने दे इसको इसके देवर के साथ। इस समय पूनम की हालत बहुत खराब थी, इसलिए वो धीरे धीरे पृथ्वी की तरफ बढ़ती है और वहीं पृथ्वी भी धीरे धीरे अपनी भाभी की तरफ बढ़ता है। भाभी जी संभल कर। हाँ देवर जी, मैं आ रही हूँ। तभी इसी बीच बल्लू गुस्सा हो जाता है और अपने पैंट में छुपाए हुए गन को बाहर निकालता है। रुक पृथ्वी, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। तेरी वजह से मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई है। नहीं! पृथ्वी भी काफी डर जाता है और उसकी दिल की धड़कनें काफी तेज हो जाती हैं। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है कि तभी जोर से बंदूक चलने की आवाज आती है। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है और पूनम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो आखिर किसको गोली लगी थी और क्या वो गोली वाकई में पृथ्वी को लगी थी या किसी और को? तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि पृथ्वी पूनम को लेने के लिए बल्लू के पास गया हुआ है, लेकिन बल्लू बड़ी चालाकी से गन पॉइंट पृथ्वी की तरफ कर देता है और उसी समय कोई औरत इन सभी पर नजर बनाए रखती है। वहीं बहुत जोर से गोली चलने की आवाज आती है। अब आगे चारों तरफ सन्नाटा छा गया था और पूनम की आंखों में बहुत ज्यादा ही खौफ था। वहीं पृथ्वी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो पाता है कि उसे तो कुछ भी नहीं हुआ। बल्लू ने डराने के लिए भी हवा में गोली चलाई थी। पीछे मुड़ने पर उसे उसकी माँ दिखाई देती है, पर वो किसी को नहीं लगी थी। गोली चलते ही बल्लू के अलावा दोनों आदमी भाग जाते हैं। माँ, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आप जानती हैं ना कि यहाँ पर आपकी जान को खतरा है। अच्छा, मेरी जान को खतरा है और तेरी जान को नहीं? माँ, ये गुंडे सभी को मार देंगे। ये सब इस चुड़ैल की वजह से ही हो रहा है। माँ जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तू चुप कर चुड़ैल, तेरी वजह से ही मेरा बेटा यहाँ फंस गया है। ये सब घरेलू ड्रामा बंद करो और जल्दी से एक दूसरे को अलविदा कहो, क्योंकि मैं तुम सभी को यहीं पर मार दूंगा। देखो बल्लू, तुम्हारे बेटों के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन मेरे दोनों बेटे उस समय बहुत छोटे थे और मेरा पृथ्वी तो बिल्कुल ही बेकसूर है। चुप कर जा, और जो मेरे बेटे की ऐसी दुर्दशा हुई उसका क्या? उसको भूल जाएगी तू? छोड़ दे बल्लू, छोड़ दे हमारे परिवार को। अंतिम सांस गिन ले अब। और इसके बाद अपने सभी गुंडों को बुलाता है, लेकिन वहाँ पर सफेद गमछे से मुंह ढके हुए सिर्फ एक ही आदमी होता है। अरे बाकी कहाँ चले गए? डरपोक भाग गए क्या? तू आ जल्दी और इन दोनों का काम तमाम कर, तब तक मैं पृथ्वी की माँ को मारता हूँ। जी मालिक। और वहीं बल्लू का एक गुंडा साथी अपनी बंदूक का ट्रिगर दबाता है। ऐसा मत करो, छोड़ दो हमें, भगवान के नाम पर छोड़ दो। और तभी अचानक से वो गुंडा साथी बल्लू की तरफ बंदूक कर देता है। अबे पागल हो गया है क्या? तभी वो आदमी अपने मुंह में ओढ़े हुए गमछे को उतारता है। अरे तू कौन है? तू तो मेरा आदमी नहीं है। तेरा खेल अब खत्म, समझा? मैं हूँ इंस्पेक्टर राकेश, पृथ्वी का बचपन का दोस्त। तूने क्या सोचा कि तू इतनी आसानी से इन सभी को बेवकूफ बना देगा? पृथ्वी राकेश की तरफ देखकर मुस्कुराता है। पूनम और पवित्रा भी खुश हो जाती हैं। राकेश, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तू ना होता तो शायद हम सब मारे जाते। तू चिंता मत कर पृथ्वी, मैंने ऐसे कई लोगों को हैंडल किया है। दरअसल पृथ्वी ने पहले ही राकेश को ये सारी बातें बता दी थी, क्योंकि सारा काम बड़ी चालाकी से करना था। इसीलिए राकेश अपने दोस्त पृथ्वी की मदद करने के लिए आ गया था। मेरे और आदमियों का क्या किया तूने? वो भारे के टट्टू तो गोली चलते ही भाग गए। अब तू चल पुलिस थाने, पहले अपनी बंदूक ला, मुझे दे। चल रहा हूँ। और वो धीरे से अपनी बंदूक राकेश के हाथ में देने वाला ही होता है कि अचानक से वो अंधाधुंध गोली बरसा देता है। सबसे पहले वो इंस्पेक्टर राकेश को गोली मारता है। इंस्पेक्टर वहीं बेहोश हो जाता है। फिर पृथ्वी की तरफ बंदूक तानता है, लेकिन पृथ्वी के हाथ में गोली लग जाती है। वहीं पृथ्वी अपने दोस्त के लिए बहुत दुखी होता है
और इसी बीच पूनम देखती है कि बल्लू अब पवित्रा को गोली मारने वाला है। पूनम जल्दी से पवित्रा के सामने आ जाती है और वो चिल्लाती है, नहीं सासू माँ, सामने से हट जाइए, कि गोली चल जाती है और पूनम के कंधे में लग जाती है। दरअसल बल्लू का निशाना चूक गया था और ये गोली उस अनजान औरत ने चलाई थी। वो तो दूर छुपी हुई बस इसी मौके का इंतजार कर रही थी। आखिर कौन थी ये अनजान औरत? पृथ्वी को बहुत गुस्सा आता है। वो बल्लू के पीछे से आता है और एक पत्थर से उसके सिर पर कई वार करता है, जिससे बल्लू बेहोश हो जाता है और वो उसे उसी जगह पर बांध देता है और पुलिस को भी कॉल कर देता है। पृथ्वी भागकर तुरंत पूनम के पास जाता है। भाभी ये क्या हो गया आपको? पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। वहीं पवित्रा भी रोते हुए पूनम को देखे जा रही थी। अब उसे एहसास होता है कि वाकई में पूनम कितनी अच्छी बहू है। तो जल्दी से दोनों लोग पूनम और राकेश को उसकी कार में बैठाते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद, मिस्टर पृथ्वी, आपकी भाभी की जान बच गई है, वो अब ठीक है, लेकिन राकेश जी को ठीक होने वो ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर? हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं। पृथ्वी अपने दोस्त की ऐसी हालत पर काफी दुखी होता है और रोने लग जाता है। दुखी मत हो बेटा, मुझे पता है ऐसे हालात में आदमी दुखी रहता है, लेकिन इस बात की खुशी मना कि तेरे दोस्त ने इतना महान काम किया है। हाँ माँ, मैं अपने दोस्त के इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा, कभी भी नहीं। वहीं कल्याणी भी खुश होती है कि उसके पति और उसकी बहन की जान बच गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं अपनी बेटी को हमेशा धुतकारता रहा। अरे नहीं पूनम के पापा, अब दुखी मत होइए। हमें तो इस बात की खुशी है कि कम से कम आपको ये बात समझ में आई। 1 महीने बाद हालात थोड़े ठीक हो जाते हैं और राकेश भी अब ठीक हो गया था। तभी एक दिन इंस्पेक्टर राकेश घर आते हैं। घर के सभी सदस्य घर में ही थे। साहिल अंकल, आपको हम एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर सुनाने जा रहे हैं। कैसी खबर राकेश बेटा? जल्दी बताना, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। पूनम को जो गोली लगी है वो बल्लू के बंदूक से नहीं निकली है, बल्कि किसी और की बंदूक से निकली है। ये कैसे संभव है? वहाँ बल्लू ही तो गोली चला रहा था। नहीं, सिर्फ बल्लू ही नहीं था, यानी कि उस वारदात के समय कोई और भी वहाँ पर मौजूद था जो हम सभी पर नजर बनाए हुए था। हे भगवान, कौन है वो? जल्द ही पता चल जाएगा, बस हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए आप सब। इसके बाद इंस्पेक्टर सभी सदस्यों से पूछताछ करते हैं। घर में डर का माहौल बन जाता है। अब कौन दुश्मन बना बैठा है हमारा? मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, हमें ही कोई मार न दे। कुछ दिन बाद साहिल आधी रात में पानी पीने के लिए उठता है तो उसे कमरे में से कुछ आवाज आती है। वो चेक करता है तो उस कमरे में काफी अंधेरा होता है और वो उनकी बातें सुनकर हैरान हो जाता है। अच्छा, तो ये सब किया धरा तुम दोनों का है? बड़े ही शर्म की बात है। उस कमरे में करिश्मा अपने पति अनिरुद्ध के साथ बैठी है। तो तू है जो हम सबको मारना चाहता है। अब तुझे सब कुछ पता चल ही गया तो क्यों ना अब तुझे भी मार दूं। ये सब तू प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है ना? और तू काम से कहीं बाहर भी नहीं गया था। मुझे पता है तू इसी शहर में भटक रहा था। तू अभी भी पहले जैसा ही है, लालची। हाँ, बिल्कुल सही समझे। कई सालों से आप लोग की चाकरी करके हम परेशान हो गए थे, बस अब बहुत हो गया। अनिरुद्ध बगल में रखे हुए कांच के गमले को उठाकर उसे तोड़ के नुकीला बना देता है और टूटे हुए गमले को हाथ में पकड़ के साहिल की तरफ बढ़ता है। वहीं दूसरी ओर करिश्मा साहिल का मुंह पकड़ लेती है। तभी बाकी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। आगे मत बढ़ना, नहीं तो ये मारा जाएगा। तभी कमरे के बिस्तर के नीचे से अनुज निकलता है और अनिरुद्ध के हाथ से टूटे हुए गमले को छीन लेता है। मौके पर पुलिस को भी बुला लिया जाता है। मिस्टर अनुज और मिसेस करिश्मा, मुझे कुछ दिनों पहले ही पता चला था कि आप दोनों ने किसी से गन खरीदी थी, तभी मुझे शक हो गया था। यकीन नहीं होता करिश्मा कि तुम ऐसा कर सकती हो। मैंने तुम्हें अपनी बहन जैसा समझा और तुमने ये किया। अनिरुद्ध और करिश्मा अपनी नजरें नीचे करे हुए थे और थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर दोनों को वहाँ से पकड़कर ले जाते हैं। अगले दिन रामकिशन और गार्गी भी पूनम के ससुराल पहुँचते हैं। बेटा पूनम, मुझे माफ करना, मैंने तेरी विदाई के समय जानबूझकर तेरी विदाई नहीं करी थी। मैं चाहता हूँ कि तेरी शादी फिर से हो और मैं तेरी अच्छी से विदाई करूँ। हाँ, अब अनुज भी एकदम सही हो गया है। भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जल्दी से शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। कुछ दिन बाद शुभ मुहूर्त देखकर अनुज और पूनम की शादी फिर से करवाई जाती है। पूनम फिर से दुल्हन बनती है और बेहद खूबसूरत लगती है। सभी लोग काफी खुश होते हैं और रामकिशन बड़े अच्छे से अपनी बेटी पूनम की पूरी रीति रिवाज के साथ विदाई करता है। पूनम भी मुस्कुराती है और दोनों एक खूबसूरत जिंदगी जीते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।